नमस्कार फ्रेंड्स, मैं उत्पल पंड्या आपका इंग्लिश गुरु हाजिर हूँ फिर से एक बार फ्लेमिंगो का चैप्टर 2 लेकर, जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग। दोस्तों, इस चैप्टर में हमें दो कहानियां पढ़नी है। पहली, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। इस चैप्टर में पहली कहानी को हमने आगे की वीडियो में खत्म कर दिया है। इस वीडियो में हम दूसरी स्टोरी पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। दोस्तों, ये दोनों कहानियों के लेखक है अनीस जंग। अब ये दोनों कहानी हमें क्या बताती है कि चाइल्ड लेबर और जो मजबूरी होती है इंसान की कि कोई भी धंधा नया करना वो अपने इच्छा से शुरू नहीं कर सकता। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जो परंपरा है उसको ही आगे उसको फॉलो करना पड़ता है। बस यही बात हमें और बच्चों की मजबूरी को दर्शाती है कि कैसे वो चाइल्ड लेबर में एक तरफ से मजबूर होके घुस जाया करते हैं, फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी है एक ऐसे ही बच्चे की जिसका नाम था मुकेश। अब ये मुकेश फिरोजाबाद का रहने वाला है। दोस्तों, फिरोजाबाद शहर पूरे वर्ल्ड में या फिर कह लो पूरे इंडिया में कांच की चूड़ियों के व्यवसाय के लिए काफी मशहूर है। यहाँ का हर एक फैमिली कांच की चूड़ी बनाने का काम करता है, जो कि पीढ़ियों से चला आ रहा है। अब इनको ये काम में कुछ नया नहीं लग रहा है। काम करने का जो तरीका है वो भी वही है, शायद कुछ बदलाव आए होंगे, लेकिन कांच की चूड़ियों को बनाना, उसको स्पाइरल में से कट करना, फिर वेल्डिंग करना, ये सभी एक ही तरह से काम चला आ रहा है। अब घर के बड़े बुजुर्ग ये काम करते हैं, उसके बाद वो अपनी दूसरी पीढ़ी को ये काम सौंप देते हैं और दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को, ऐसे लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चला आ रहा है। अब ये बच्चा मुकेश फिरोजाबाद में रहता है। वो अभी स्कूल भी नहीं जाता है, वो काफी छोटा है, लेकिन अपना पूरा टाइम वो खेल कूद में ही पसार कर देता है। जब हमारी लेखिका अनीस जंग उसको मिलती है और पूछती है कि मुकेश, तुम आगे जीवन में क्या करना चाहते हो, तब मुकेश बताता है कि मैडम, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। मैं आगे जाके कार भी ड्राइव करना चाहता हूँ। जब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तब उनसे मैं एक गैरेज में काम ले लूंगा। वहां पे जाके शायद मोटर रिपेयर करना भी सीख जाऊंगा और कभी ना कभी एक दिन ऐसा ही आएगा कि जब मैं कार भी चला पाऊंगा। और मेरी ये इच्छा है कि मैं जीवन में एक बार तो कार चलाना सीख ही लूं। तब हमारी लेखिका उससे पूछती है कि क्या तुम एरोप्लेन चलाना चाहते हो, एरोप्लेन को उड़ाना चाहते हो? तब ये लड़का बोलता है कि नहीं मैम, मैं सिर्फ कार चलाना चाहता हूँ। वो बच्चा तब अपनी नजरें अनीस जंग से नहीं मिला पाता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो प्लेन तक पहुंच पाए। प्लेन उड़ाना तो दूर की बात है, वो प्लेन में बैठे वो भी उसके नसीब में नहीं है। ये बात वो अच्छी तरह से जानता है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही अपनी परंपरा और उसके व्यवसाय को भी जानता है। मुकेश ही नहीं, पूरे शहर के सारे लोग ये जानते हैं कि अब इस धंधे में कुछ बचा नहीं है। ना ही ज्यादा मुनाफा होता है, ना ही बेटर लाइफ लिविंग होता है। फिर भी क्या करें, पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम चला आ रहा है और उनको यही आगे फॉरवर्ड करना है। वो मानते हैं कि ये उनका एक लिनिएज है जो ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन मुकेश ऐसा नहीं सोच रहा था। मुकेश को तो कार रिपेयर करना और कार चलाना सीखना था। लेकिन एक बार जब मुकेश से मिलने जो हमारी लेखिका है अनीस जंग, वो मुकेश को साथ लेकर उसके घर पे जाती है, क्योंकि मुकेश ने उनसे बताया कि मैडम, आप मेरे घर पर चलिए। हमने अभी हमारे घर को रिनोवेट किया है, थोड़ी मरम्मत करवाई है। आप हमारे घर जरूर चलिए, देखिए कैसा है हमारा घर। वो पूरा झोंपड़ियों से बना हुआ इलाका था। लेखिका जब वहां जाती है तो क्या देखती है? टूटे फूटे मकान। कोई कोई मकान पे छत नहीं थी, या टेरापोलिन लगी थी, या स्टील के पतरे लगे थे। कोई मकान ऐसा था जिसकी दीवार टूटने वाली थी। सभी मकान ऐसे थे, यानी कि सभी झुग्गियां, सभी झोपड़ियां ऐसी थी जिनके दरवाजे वहां पे जहां चौखटे पे लगे थे वहां पे झूलते रहते थे। टाइटली फिक्स नहीं किए थे, कोई भी इंसान एक लात लगा के उस दरवाजे को तोड़ सकता था।
इतने कमजोर थे। कोई कोई मकान तो ऐसा था जहाँ पे कोई खिड़की भी नहीं बनी हुई थी, छोटा कमरा, एक ही कमरे का मकान, लेकिन इसमें ही सब लोग अपना काम किया करते थे। अब जो रास्ता था, संकड़ी गलियारी थी, वो गलियारे में से जब लेखिका मुकेश के साथ गुजरती है तो वो क्या देखती है कि वहां पे जो ड्रेनेज वो खुली चली जा रही है। रास्ते के बाजू में जो सड़क थी वो भी कच्ची थी। अब जो गटर का पानी जा रहा था, वहां पे कई एनिमल्स भी पड़े हुए थे और कई एनिमल्स ऐसे खुले में ही घूम रहे थे या फिर अपने घर के पास में किसी ने बांध रखे थे। ऐसे गंदे इलाके में, बेहद बदबूदार इलाके में मुकेश अपने परिवार के साथ रहता था। अब जब लेखिका उस घर के सामने से निकली, तब मुकेश एक दरवाजे के आगे जाके खड़ा रह जाता है, जो कि झूलता हुआ दरवाजा था, वो भी फिक्स नहीं किया गया था। मुकेश ने वो दरवाजा खोला और अंदर जाके हमारे लेखिका अनीस जंग को भी अंदर बुला लिया। वहां पे एक कम उम्र की औरत बैठी थी, उसके साथ में एक बुजुर्ग महिला भी बैठी थी। वो जो कम उम्र की औरत थी वो घर की बहू थी, यानी कि मुकेश के बड़े भाई की बीवी थी, और उसके साथ में बैठी हुई महिला मुकेश की नानी थी। अब क्या होता है कि जैसे महिला मुकेश की नानी लेखिका को देखती है, वो मुस्कुरा के उनका स्वागत करती है। फिर थोड़ी बहुत बातचीत चलती है। अब घर की जो बहू थी, यानी कि मुकेश की भाभी, वो घास के बने हुए एक चूल्हे पे रसोई पका रही थी। एल्यूमिनियम के कई बर्तनों में सब्जियां काट के रखी हुई थी और चूल्हे पे अब पालक की पत्तियों को भुना जा रहा था, यानी कि शाक बनाने की, सब्जी बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। अब क्या था कि वो भी जैसे ही मुकेश अंदर आता है, उसने अपना जो घूंघट था वो सिर के आगे निकाल लिया, यानी कि पर्दे के पीछे अपने सिर को छुपा लिया। अब ये चारों लोग, महिला, कम उम्र की जो लड़की थी यानी कि घर की बहू, मुकेश और हमारे लेखिका बैठकर बात करते हैं और मुकेश की लाइफ और जो उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा जो काम था उसके बारे में बात करते हैं। मुकेश की नानी बताती है कि हाँ, हम जानते हैं कि ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आई हुई कला है, उसको हमें ही अपने जीवन के अंदर निभाए रखना है, चलाए रखना है, आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। लेकिन इसमें काफी दिक्कत आती है, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुकेश के नाना बताते हैं जो कि अब अंधे हो चुके थे, क्योंकि कम रोशनी में काम करने के कारण उनकी आंखें अब धीमे धीमे कमजोर पड़ने लगी थी और एक दिन ऐसा आया कि वो काम करना बंद कर चुकी थी, यानी कि मुकेश के नाना अब अंधे हो चुके थे। वो बताते हैं कि ऐसी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी उन्हें खास कुछ मुनाफा नहीं होता, क्योंकि मेहनत तो वो सब लोग करते हैं, चिड़िया भी अच्छी बनाते हैं, लेकिन जो बिचौलिए होते हैं, यानी कि जो ठेकेदार से पैसा लेकर इन लोगों को देते हैं, वो थोड़ा बहुत काट के देते हैं। जैसे मान के चलो कि 100 रुपयों का कारोबार ये मुकेश ने किया, तो मुकेश के परिवार को 100 रुपए नहीं मिलते, मुकेश के परिवार को शायद 50 या 60 रुपए मिलते हैं। 40 रुपए जितना कमीशन ये बिचौलिए ले जाते हैं। इनकी वजह से इन लोगों का कोई प्रोग्रेस नहीं होता है अपने बिजनेस में। अब लेखिका बताती है कि ऐसा नहीं कर सकते कि तुम सब लोग एक लीडर चुन लो, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो जो कि खुद साहूकार से बिजनेस करे। तब ये लोग बताते हैं कि नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हमने एकजुट करने की कोशिश भी की, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश भी की, तो यहाँ के ठेकेदार या बिचौलिए या पॉलिटिशियंस या फिर पुलिस हम सबको यहाँ से भगा देगी और हमारा ऑर्गेनाइजेशन टिक नहीं पाएगा। सही बात तो ये थी कि इन लोगों को ऐसा कुछ करने की हिम्मत ही नहीं थी, ना कि इनमें ऐसा कोई लीडर था जो आगे आके अपनी बस्ती, अपने इलाके या फिर अपने शहर को आगे ले जाने की कोई भावना रखता हो। सभी लोग अपने आप से ही खुश थे। लेकिन ऐसे इलाके में मुकेश ही एक लड़का ऐसा था जो कि अपने जो खानदानी बिजनेस था उससे निकलकर कुछ और करना चाहता था। ये बात से अनीस जंग खुश थी, क्योंकि ये बदलाव का कोई चिन्ह था।
अनिस जंग एक और महिला से मिलती है, वो भी अब इस काम करने की वजह से अंधी हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टोरी आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। चलिए थोड़ी देर में हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपने आप का मालिक बनने की बात पर ज्यादा जोर देता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसिस, और वो डिक्लेयर करता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। तब मैंने उससे पूछा कि कार्स के बारे में तुम कुछ भी जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। मेरी आंख से आंख मिलाकर वो जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम, उसका ये स्वप्न, लूम्स लाइक अ मिराज, एक भ्रम सा लगता है। मिराज यानी कि एक भ्रम। एमिस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, धूल भरी सड़कों के बीच में, दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, जो कि फिरोजाबाद की सड़कें हैं जो धूल भरी है, उनके बीच में देखा गया एक भ्रम, एक भ्रामक सा स्वप्न माना जाता है। और फिरोजाबाद किसके लिए मशहूर है? अपने बेंगल बनाने के काम के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद की हर दूसरी फैमिली चूड़ी बनाने के काम में लगी हुई है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये इंडिया की कांच का काम करने वाली जितनी भी जो इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, उन सबका केंद्र बन चुका है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ पे जो भी फैमिलीज काम करती है उन्होंने पीढ़ियों से यही काम किया है। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जो कि आग की भट्टियों के पास में बैठकर बिल्डिंग ग्लास, ग्लास को चिपकाते हैं। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन, सभी महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाते हैं। इन द लैंड इट सिम्स, ऐसा लगता है कि पूरी वर्ल्ड की जितनी भी महिलाएं, उन सभी के लिए चूड़ियाँ बनाकर यहीं से भेजी जाती हो। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश का फैमिली भी इन सभी फैमिलीज जैसा ही था। नन ऑफ देम नो दैट, लेकिन इनमें से कोई फैमिली भी ये बात नहीं जानता था कि इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस। कांच की जो बैंगल्स बनाई जाती थी, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, ऐसे उद्योग में भट्टियों के आसपास मुकेश और इस जैसे बच्चों का काम करवाना इलीगल, गैर कानूनी है, ये कोई भी बात जानता नहीं था। विथ हाई टेम्परेचर, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो, इन डिंगी सेल्स, जहाँ पे रोशनी भी कम हो, एंड विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे हवा आना जाना अच्छी तरह से सेट नहीं किया हो, यानी कि वेंटिलेटेड ना हो, और प्रकाश भी कम आता हो, रोशनी भी कम मिलती हो। इफ दैट लॉ एनफोर्स, अगर ये कायदा, ये कानून सख्ती से लागू कर दिया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces, तो मुकेश और इसके जैसे 20,000 बच्चों को ये तपती भट्टियों के आसपास से बचाया जा सकता है। वेयर दिस लॉक द डे लाइट अवर्स, जहाँ पे ये दिन के सारे अवर्स काम करने में गुजार देते हैं। ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और कई बार तो अपनी आंखों की रोशनी भी गवा देते हैं। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जैसे ही मुकेश अपने घर ले जाने के लिए मुझे बोलता है, तब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, वो गर्व से बताता है कि उसका घर का अभी रिनोवेशन हो चुका है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, हम कूड़े कचरे से भरी हुई बदबूदार सड़कों से आगे निकले। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसी झुग्गियों या झोपड़ियों के पास से निकले जिसकी दीवारें अभी टूटी फूटी हुई थी। वॉबली डोर्स, जिनके दरवाजे भी अच्छे से लगाए नहीं हुए थे, झूलते दरवाजे थे। नो विंडोज, वहां पे खिड़कियां भी नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमेवल स्टेट्स, पहले के दौर के जैसे, यानी कि एंशिएंट टाइम में जैसे आदमी, इंसान और ये जानवर एक साथ रहते थे, इकट्ठे रहते थे, वैसे ही अभी भी इतने सालों के बाद भी ये सभी इकट्ठा रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक मकान के आगे जाकर, घर के आगे जाकर मुकेश रुक जाता है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट, अपने पाँव से एक झूलते हुए आयरन के दरवाजे को खोलता है।
एंड पुशेस इट ओपन, आवाज देता है, नॉक करता है और लात से उसको पांव से खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ड शेक, और आधी बनी हुई झोपड़ी में हम एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक भाग में, थैच्ड विद डेड ग्रास, इज अ फायरवुड स्टोव, एक मरी हुई घास से बना हुआ एक चूल्हा था, ओवर विच, जिसके ऊपर, सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनट लीव्स, जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था जिसके अंदर पालक की पत्तियों को पकाया जा रहा था। ऑन द ग्राउंड, और जमी पर, इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी प्लेट्स रखी हुई थी, आर मोर चॉप्ड वेजिटल, जिनमें की कई सारे वेजिटेबल्स को काट के पकाने के लिए रखा हुआ था। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल यानी कि वीक, कमजोर, एक कमजोर महिला पूरे फैमिली के लिए शाम का भोजन पकाने में जुटी हुई थी। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स। अब चूल्हे का जो धुआं था वो उसकी आंखों में चला गया था, फिर भी वो लेखिका के सामने देखकर मुस्कुरा देती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की बीवी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, लेकिन वो मुकेश से काफी बड़ी नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, लेकिन अब उसको घर की बहू का सम्मान मिलने लगा है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, लेकिन यहाँ पे मुकेश के घर पे उसको 3 आदमियों की देखभाल करनी पड़ती है। हर हस्बैंड, एक तो वो जो लड़की थी उसका पति, दूसरा मुकेश एंड देयर फादर, और इन दोनों भाइयों के पिता, ये 3 आदमियों को इसे संभालना पड़ता था। When the older man enters, यानी कि जब घर के बूढ़े बुजुर्ग आदमी घर में प्रवेश करते हैं, she gently withdraws behind the broken wall, वो हल्के से टूटी फूटी दीवार के पीछे चली जाती है। एंड brings her veil closer to her face, और अपना जो घूंघट है वो अपने चेहरे के आगे निकाल लेती है, यानी कि पर्दे में अपने आप को छिपा लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि रिचुअल्स चले आ रहे हैं, उनकी परंपरा चली आ रही है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, घर की बहुएं घर के आदमियों के सामने अपने चेहरे को घूंघट के नीचे छिपा लेती हैं। इन दिस केस, लेकिन इस कहानी में, द एल्डर इज एन इम्पावरिस्ड बेंगल मेकर, जो एडल्ट जो एल्डर पर्सन था, जो घर का बुजुर्ग इंसान था, वो एक बहुत ही गरीब बेंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, काफी सालों तक सख्त मजदूरी करने के बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले तो उसने एक दर्जी का काम किया, फिर बाद में चूड़ी बनाने का काम किया। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, फिर भी वो अपने घर की मरम्मत करवाने में फेल हो चुका था। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, वो अपने 2 बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाया था। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, लेकिन वो एक ही बात में सक्सेसफुल रहा था, वो था कि अपने दोनों बच्चों को चूड़ी कैसे बनाई जाती है वो सिखाना। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। अब मुकेश की दादी उसको बताती है, लेखिका को, कि चूड़ी बनाना और ये काम सीखना मुकेश की डेस्टिनी, भाग्य है, उसका कर्म है। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने अपने पति को ब्लाइंड, अंधा होते हुए देखा था। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, ग्लास की जो बैंगल्स, कांच की जो चूड़ियां थी, उनको पॉलिश करते समय जो पाउडर उड़ता है उससे उनकी आंखें चली गई थी। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, वो बोलती है कि क्या भगवान से मिली हुई हमारी परंपरा जो है उसको तोड़ा जा सकता है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा होने के बाद, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा, बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर साउथ, लेकिन उन्होंने अपने घर में, खुले मैदानों में और हर दूसरे घर में चूड़ियां ही देखी है। एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, दूसरे हर खाली मैदान में, फिरोजाबाद के हर दूसरे मकान में, हर दूसरे रास्ते पे उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल्स यानी कि स्प्रिंग्स, कांच की बनी स्प्रिंग्स,
सनी गोल्ड, अब इनके रंग दिखाए गए हैं। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबोज के 7 जो रंग हैं, उनमें से जितने भी रंग बनाए जा सकते हैं, उन सभी रंगों की चूड़ियां ये लोग बनाते रहते थे। लाई इन माउंड्स इन अनक्रैम्प्ड यार्ड्स, खुले मैदानों में माउंड्स, ढेर लगाए पड़ते थे और उनको सही तरीके से रखा भी नहीं जाता था। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स, उसके बाद 4 पहियों वाली एक गाड़ी में उनको लाद दिया जाता था। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन, ये झुग्गियों भरे शहर की सकड़ी गलियों में एक यंग आदमी आता था। इस जैसे कई और थे, लेकिन आदमी आते थे और 4 पहियों वाली गाड़ी को हाथ से धक्का देकर ले जाते थे। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और जो अंधकार भरी जो झुग्गियां थी, झोपड़ियां थी, वहां पे नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जहाँ पे कैरोसिन से चलते हुए या ऑयल से, तेल से चलते हुए जो लैंप्स थे, जो जलते रहते थे, उनके पास में बैठकर वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, और जो चूड़ियां थी उनके 2 हिस्सों को वेल्डिंग करके यानी कि चिपका के जोड़ के चूड़ी बनाई जाती थी। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड। अब ये सभी जो वर्कर्स थे फिरोजाबाद के, इन सभी लोगों की आंखें रोशनी के मुकाबले अंधकार में ज्यादा जल्दी एडजस्ट हो चुकी थी। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और इसके चलते वो एडल्ट्स बने, वृद्ध हुए, उससे पहले उनकी आंखें चली जाती थी, आंखों की रोशनी चली जाती थी। सविता, यंग गर्ल इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस, सविता नाम की लड़की जिसने कि आज पुरानी घिसी हुई एक गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी थी, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, वो भी एक वृद्ध महिला के पास में बैठी हुई थी। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वो भी कांच के टुकड़ों को जोड़ रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, जैसे उसके हाथ मशीन के स्पेयर पार्ट्स की तरह जल्दी जल्दी काम करते थे। आई वंडर, तब मैं सोचने लगी, इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, अब ये लड़की जो चूड़ियां बनाने के काम में मदद कर रही है, क्या वो खुद इन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है? इट सिंबलाइजेज एन इंडियन विमेन सुहाग, ये चूड़ियां एक भारतीय महिला के पति को, सुहाग को दर्शाती है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी के वक्त उसकी पवित्रता को दर्शाती है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, लेकिन एक बात, ये बात उसको अचानक पता चलेगी, वन डे when her head is draped with red veil, तब जब उस लड़की का खुद का चेहरा घूंघट के पीछे, लाल घूंघट के पीछे होगा, एंड हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना, और उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी सजाई जाएगी, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों पे लाल रंग की चूड़ियां पहनाई जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब ये लड़की एक बहू बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। like the old woman beside her who became one many years ago, वैसे ही जैसे उसके पास में बैठी हुई बूढ़ी महिला कई सालों पहले एक दुल्हन बन चुकी थी। she still has bangles on her wrist, उसके हाथ की कलाइयों में अभी भी चूड़ियां थी, but no light in her eyes, but आंखों की रोशनी नहीं थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drained of joy, ऐसी आवाज जिसमें कोई खुशी का एहसास नहीं है, उदास आवाज में वो महिला बताती है कि पूरी जिंदगी सख्त मजदूरी करने पर भी एक वक्त का भरपेट खाना भी वो नहीं जुटा पाई। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वॉट शी हैज रिप्ड, बस यही उसकी कमाई थी। जो आगे हिंदी में बताया है वही यहाँ पे इंग्लिश में भी बताया है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड, और लंबी चौड़ी दाढ़ी में उसका जो हस्बैंड था वो बताता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, बैंगल्स के अलावा, चूड़ियों के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, बस मैं एक ही काम कर पाया हूँ, वो है मेरे फैमिली के लिए एक घर बनाया है, बस यही मैंने प्राप्त किया है इस व्यवसाय से।
हियरिंग हिम, ये सुनते हुए, वन वंडर्स, कोई भी इंसान सोच में पड़ जाता है, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, इस इंसान ने ये हासिल किया है जो कई इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं प्राप्त कर सकते। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, कई लोग ये सोचेंगे, कहाँ के, फिरोजाबाद के, कि इसने अच्छा कुछ हासिल किया है। जो लोग, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, क्योंकि इस आदमी के सर पर एक छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ये चीख कि बैंगल्स का व्यवसाय आगे चलाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, कोई काम नहीं था, नॉट इवन इनफ टू ईट, कोई पैसा भी नहीं था जिससे कि वो खा भी सके। रिंग्स इन एवरी होम, ये चीख हर घर में उठती है कि हमारे पास बैंगल्स बनाने के अलावा कोई काम नहीं था, कोई ऐसा पैसा नहीं था कि हम भरपेट खाना भी खा पाए। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ द एल्डर्स, लेमेंट यानी कि ये दर्द, जो अपने बुजुर्ग लोगों का ये दर्द है, जो ये यंग बच्चे हैं वो भी उस दर्द को दोहराते हैं। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability of dream. ये जो युवा उम्र के बच्चे थे, उनका जो स्वप्न देखने की ताकत थी वो अब खत्म हो चुकी है। किस वजह से? उस पे माइंड नंबिंग टॉयल, टॉयल यानी कि हार्ड वर्क, माइंड नंबिंग, दिमाग को सुन्न कर देने वाली सख्त मजूरी के कारण उनका स्वप्न देखने की जो कैपेसिटी है वो चली गई है। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक यंग मैन जो थे उनके एक ग्रुप को पूछा, why not organize yourselves into cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. मैंने लड़कों के एक ग्रुप को जाके पूछा कि आप लोग अपना एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बना देते, वो लड़के जो कि बिचौलियों के जाल में फंस चुके हैं, जिन्होंने उनके पिता को या उनके परपिता को भी फंसाया हुआ था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वो बताते हैं कि अगर हम एकजुट हो भी जाए, वी आर द वंस, तो भी हम वही लोग रहेंगे हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, जिनको पुलिस भगा देगी, एंड बिटन एंड ड्रैग्ड टू जेल, हमें मारेगी और जेल में ले जाएगी, डूइंग समथिंग इलीगल, वो बता के कि हमने कुछ इलीगल अवैध तौर से कुछ किया है। देश से ये लोग ये सब बातें बताते हैं लेखिका को। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी नेता नहीं था, कोई लीडर नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, उनके बीच में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो ये सभी बातों को अलग तौर से देखे। Their fathers are as tired as they are, क्योंकि उनके पिता भी इतने ही थके हारे थे जितने कि ये लोग थे। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वो एक ऐसे चक्र की बात बताते थे जो कि उनको गरीबी से एपैथी, दुख पे ले गए, और दुख से लालच पे ले गए, और फिर अन्याय की ओर उनको धकेल देते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, उनको सुनने के बाद मैंने दो तरह की दुनिया को देखा। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक दुनिया तो ऐसी थी जो गरीबी के जाले में फंस चुकी थी। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, एक जाति तौर के स्टिग्मा, दाग में जो फंस चुकी थी, उसके बोझे तले कि हम चुड़िया बनाने वाले हैं, वो हम उसी जात में पैदा हुए, ऐसे एक दाग में फंस चुकी थी। एंड इन विच दे आर बोर्न, जिसमें कि वो पैदा हुए थे। द अदर a vicious circle of the साहूकार्स, the middlemen, the policemen, the keepers of law, और दूसरी दुनिया किसकी थी? साहूकार्स की, मिडलमैन यानी कि बिचौलियों की, पुलिस की, एंड द कीपर्स ऑफ लॉ, कायदा बनाने वालों की, एंड द ब्यूरोक्रेट्स यानी कि नौकरशाहों की, जिनको नौकरशाही पसंद थी, एंड द पॉलिटिशियंस, और सबसे ज्यादा कौन थे वहां पे? पॉलिटिशियंस। Together, they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. सबने मिलके बच्चों के कंधे पर ऐसा भार रख दिया था जो अपने आप वो उतार नहीं सकते थे। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father.
जब तक ये बच्चे को पता चल जाता कि ये मैं जो बोझा उठा रहा हूँ वो मुझे कुछ नहीं देने वाला, तब तक तो वो उसको स्वाभाविक तौर से स्वीकार कर चुका होता है, जैसे कि उसके पिता ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ और करने की सोचना यानी कि हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना ये उसका बड़े होने का कोई हिस्सा नहीं था, भाग नहीं था। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, लेकिन ये बात की झलक मैंने मुकेश में जब देखी मैं खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। उसने दोबारा से बताया कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो एक गैरेज पे जाएगा और ये बात सीख लेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन ये गैरेज था वो उसके घर से काफ़ी दूर था। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, लेकिन वो बताता है कि मैं पैदल जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, फिर मैंने पूछा कि क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी ख्वाब देखते हो। ही सडनली साइलेंट, वो अचानक से शांत हो जाता है। नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो जमीन की ओर देखते हुए बताता है कि नहीं। इन ही स्मॉल मर्मर देर इज एन एम्ब्रेसमेंट, उसकी धीरी आवाज में एक शर्मिंदगी हमें नजर आती है। दैट हैज नॉट yet टर्न इनटू रिग्रेट, जो अभी भी पछतावे में नहीं टर्न हुई है, तब्दील नहीं हुई है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, लेकिन उसको कार्स के स्वप्न देखने में ही संतोष मिल जाता है। दैट इज सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जो कि उसके शहर की गलियों में उसको देखने को मिलता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, वो देखता है कि फिरोजाबाद के सिटी के ऊपर से कुछ ही प्लेन झड़प से गुजर जाते हैं, जल्दी से गुजर जाते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं जल्द से एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।